India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता वृंदा करात द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। गलत प्रतीत होता है। नोटिस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता वृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। गलत प्रतीत होता है। नोटिस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। करात की याचिका में 2 राजनेताओं द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों का उल्लेख है। परवेश वर्मा द्वारा 27-28 जनवरी 2020 को बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए और बाद में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में दिए गए एक अन्य भाषण का भी संदर्भ दिया गया है। माकपा नेताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और उन्हें कुछ घंटों के लिए प्रचार करने से रोक दिया। सीनियर एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कार्यवाही में भाषणों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। हालांकि मजिस्ट्रेट ने मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस को किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अभद्र भाषा के मामलों पर स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पूछा, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट ने वास्तव में स्टेटस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने मंजूरी के संबंध में एक कानूनी मुद्दे में खुद को गलत बताया। न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या आईपीसी की धारा 153A के बावजूद अन्य अपराध आकर्षित होंगे। जस्टिस जोसेफ ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति गोली मारो बयान देता है तो क्या किसी के लिए धर्म के बावजूद देशद्रोहियों को मारने के लिए कहना अपराध होगा। अग्रवाल ने जवाब दिया कि आईपीसी की धारा 107 के तहत उकसाने का अपराध लगेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाषण ने नागरिक संशोधन अधिनियम के मद्देनजर शाहीन बाग में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग की धमकी दी और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आक्रमणकारियों के रूप में चित्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्टीवाला की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले को स्वीकार कर लिया। बता दें आपको कि बेंच ने डॉक्टर सिंघवी जो बनर्जी की ओर से पेश हुए की दलील को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश याचिकाओं में मांगी गई राहत से पूरी तरह से बाहर थे और याचिकाकर्ता कार्रवाई में एक पक्षकार भी नहीं है। स्कूल भर्तियों में कथित भ्रष्टाचार के संबंधित मामले में अपेक्षित आदेश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित किया गया था। आदेश के माध्यम से जस्टिस गंगोपाध्याय ने हिरासत में निलंबित तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी द्वारा पूछताछ करने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश
ने बनर्जी द्वारा दिए गए एक सार्वजनिक भाषण पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया कि मामले के अभियुक्तों पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा मामले में उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पूछताछ और जांच का विषय है कि क्या कुंतल घोष ने कथित अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक भाषण से संकेत लिया है और ऐसे में जिसके लिए दोनों से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर सकती है और इस तरह की पूछताछ जल्द ही की जानी चाहिए। डॉक्टर सिंघवी ने तर्क दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष जो रिट दायर की गई थी उसका बनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि विधिवत आदेश का ये निर्देश जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सीबीआई और ईडी के किसी भी अधिकारी के संबंध में की गई किसी भी शिकायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। वहीं समलैंगिक विवाह पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन के जरिए अपना स्टैंड साफ किया है। केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र ने कहा है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सभी धर्मों की परंपरा और कानून सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच शादी को मान्यता देते हैं। 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया था, जहां इसकी सुनवाई चल रही है। उधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समान सेक्स विवाह को समानता और साथ ही साथ इसको मान्यता देने की मांग करने वाली दलीलों के एक बैच में समान लिंग वाले जोड़ों की गोद लेने के अधिकार का विरोध किया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हस्तक्षेप आवेदन में NCPCR ने दावा किया कि समलैंगिक माता पिता द्वारा गोद लेने के संबंध में अध्ययन है जो बताते हैं कि ऐसा बच्चा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से प्रभावित होता है। समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का व्यापक असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती हैं, बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के विभिन्न वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माने जा सकते। हलफनामे में आगे कहा गया कि भले ही भारत कई अलग अलग धर्मों, जातियों, उपजातियों वाला देश है, जहां केवल व्यक्तिगत कानून और रीति रिवाज सभी विषम लैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता दी गई है। ये भी कहा गया कि पवित्र अनुबंध है और वैध विवाह केवल पुरुष और महिला के बीच होता है। भारत में मौजूद सभी धर्मों में समान स्थिति है। केंद्र ने तर्क दिया कि विवाह सामाजिक कानूनी संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत अधिनियम के माध्यम से केवल सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है और रेगुलेट किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अदालतें या तो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से या विवाह के लिए मौजूदा विधायी ढांचे को तोड़कर विवाह को ना तो बना सकती हैं और ना ही उन्हें मान्यता दे सकती हैं। आवेदन में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की विचारणीयता पर विचार करे कि क्या इन्हें सुना जा सकता है या नहीं। कानून सिर्फ विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं। याचिकाकर्ताओं ने एक नई विवाह संस्था बनाने की मांग की है जो मौजूदा कानूनों की अवधारणा से अलग है। विवाह संस्था को सिर्फ सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इन याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इन पर सुनवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में याचिका दायर पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई की हत्या की जांच की मांग की गई है।
दायर याचिका में इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से हुई मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि अतीक और उसके भाई की हत्या की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। कहा गया है कि ये पुलिस मुठभेड़ लोकतंत्र के लिए खतरा बनने के साथ ही कानून के राज के लिए भी खतरनाक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अतीक की हत्या में स्टेट फंडिंग होने का शक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन भी दाखिल की है। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल करके इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि भले अतीक अहमद और उसके भाई अपराधी हों, मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। इसकी निष्पक्ष जांच एकमात्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा ही की जा सकती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है। यूपी सरकार इस हत्याकांड की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पहले ही एक न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है। 28 मार्च को अतीक की सुरक्षा की याचिका खारिज करते हुए कहा गया था कि जब उसे गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा चुका है तो अब शीर्ष कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई का कोई मामला नहीं बचता। अदालत ने कहा था चूंकि वो न्यायिक हिरासत में है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौटते हैं। India Legal presents Courts Roundup.